विश्वास पाटिल जी को देख रहे थे? कल तो लेक्चर था ही नहीं बेटा, इसके पूर्व लेक्चर था। ओके, लेट अस स्टार्ट नाउ। हम लोग डॉक्टर विश्वास पाटिल जी ने जो कार्य किया, हम वहां से लेते हैं जहां से आप लोग जुड़े थे। कविता जी जुड़ गए ना आप? कविता जी जुड़ गए हो? हाँ हाँ, लेट अस स्टार्ट नाउ। जब हमने आपको बताया था कि विविध पुरस्चरण अध्ययन क्रम में व्याख्यान उन्होंने दिया, मतलब ये रिफ्रेशर कोर्स और ओरिएंटेशन कोर्स की बात चल रही है। उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय जलगांव और पुणे विश्वविद्यालय पुणे तथा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय औरंगाबाद, रामानंद तीर्थ विश्वविद्यालय नांदेड़ के तत्वावधान में विविध विषयों से संबंधित उनका व्याख्यान संपन्न हुआ। देखिएगा कि जैसे हम इसके पूर्व भी बता चुके हैं, रिफ्रेशर कोर्स क्या होता है, ओरिएंटेशन कोर्स क्या होता है, ट्रेन द ट्रेनर्स, ये डेफिनेशन, इस डेफिनेशंस को यदि हम लोग आपके सम्मुख रखें तो अनहोनी ना होगी रिफ्रेशर और ओरिएंटेशन के बारे में। क्योंकि रिफ्रेशर कोर्स और ओरिएंटेशन कोर्स छात्रों की मनोवृत्ति को समझने और समझाने का प्रयास वहां पर टीचर्स को किया जाता है। इस वैसे ही हर टीचर्स को परमानेंटली लेवल पर जो होते हैं उनको यह रिफ्रेशर कोर्स और ओरिएंटेशन कोर्स होना आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ डॉक्टर विश्वास पाटिल जी उन लोगों को, ट्रेनर ट्रेनर जो ऑलरेडी ट्रेन है ऐसे टीचर्स को पढ़ाने के लिए गए थे। और किन विश्वविद्यालयों में, तो 3 विश्वविद्यालय थे। हमारा कवयित्री बहनाबाई चौधरी विश्वविद्यालय जलगांव का, पुणे विश्वविद्यालय पुणे, औरंगाबाद विश्वविद्यालय जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय कहलाता है, उसके पश्चात नांदेड़ रामानंद तीर्थ विश्वविद्यालय नांदेड़। इन 4 विश्वविद्यालयों में कंटिन्यूअसली वहां पर जो भी रिफ्रेशर कोर्स हुआ करता था या ओरिएंटेशन कोर्स हुआ करता था, उन कोर्सेस में वो अपना व्याख्यान देने के लिए चले गए थे। प्रतिभा निकेतन महाविद्यालय नांदेड़ के दीक्षांत समारोह के प्रमुख अतिथि के रूप में दिनांक 21 दिसंबर 2019 को स्नातक तथा स्नातकोत्तर छात्रों का प्रबोधन महात्मा गांधी काशी विश्वविद्यालय वाराणसी के प्राध्यापकों के लिए विकास कोर्स में प्रमुख अतिथि के रूप में विशेष व्याख्यान दिनांक 11 जनवरी 2020 विद्याश्री न्यास वाराणसी द्वारा संचालित त्रिदिवसीय चर्चा सत्र के वक्ता दिनांक 12 से 14 जनवरी 2020 को। जैसे हम आपको इसके पूर्व भी इसके संदर्भ में चर्चा कर चुके हैं कि नांदेड़ के दीक्षांत समारोह में प्रमुख अतिथि के रूप में वो कार्यरत थे। इतना ही नहीं तो 21 दिसंबर को 21 दिसंबर 2019 को उन्होंने स्नातक तथा स्नातकोत्तर छात्रों का प्रबोधन भी किया। कहा गया, आपको सवाल ऐसा पूछा जा सकता है, डॉक्टर विश्वास पाटिल जी ने किस जगह पर स्नातक तथा स्नातकोत्तर छात्रों का प्रबोधन किया, किस जगह किया, कब किया, किसने किया, कहा किया? इतने सारे प्रश्न इस एक वाक्य से निर्माण हो सकते हैं। महात्मा गांधी काशी विश्वविद्यालय वाराणसी के प्राध्यापकों के लिए विकास कोर्स में प्रमुख अतिथि के रूप में उनका विशेष व्याख्यान उन्होंने दिया। देखिएगा, पहले भी उन्होंने प्राध्यापकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स और ओरिएंटेशन के कोर्स के लिए अपना प्रबोधन दिया, उनका व्याख्यान दिया। उसके पश्चात विकास कोर्स जो हुआ उसमें भी 11 जनवरी 2020 को उन्होंने अपना व्याख्यान दिया। विद्याश्री न्यास वाराणसी द्वारा संचालित त्रिदिवसीय चर्चा सत्र में वक्ता के रूप में उन्होंने कार्य किया। यहाँ पर भी वो एक वक्ता के रूप में ही वो रहे, जिसे हम लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि अब तक भी उन्होंने केवल कार्य न किया बल्कि एक सफल वक्ता के रूप में हमारे सबके सम्मुख वो आ गए हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों आप सभी को?
आप जितने लोग जुड़े हो, हमें मोबाइल में क्लियर नहीं समझ में आता है बेटा। क्या आप लोग क्लियर हो गए? सुनाई तो दे रहा है बेटा आपको? किसी को कोई परेशानी है? यहाँ तक क्लियर हुआ ना? गुड गुड। अब देखिए, विविध पदों पर कार्य उन्होंने कैसे किया। पुणे तथा कवयित्री बहनाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय जलगांव के अध्ययन मंडल के भूतपूर्व सदस्य रहे। अ, देखिए कि जैसे हमारा सिलेबस होता है ना, हमारा पाठ्यक्रम होता है, तो उस पाठ्यक्रम को निर्माण करने के लिए एक कमिटी बिठाई जाती है, एक समिति होती है, जिसे अभ्यास मंडल कहा जाता है ना? और उस अभ्यास मंडल के भी भूतपूर्व सदस्य रहे। मतलब हर यूनिवर्सिटी का एक फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट के अनुरूप एग्जाम लेनी पड़ती है, या यूँ कहिएगा कि उसी के अनुरूप उस सब्जेक्ट को चुना जाता है। जैसे अलग-अलग सब्जेक्ट लिए जाते हैं, जैसे यात्रा साहित्य, जितने भी बीओएस में मतलब जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं, है ना? उन लोगों ने जैसे रिक्वायरमेंट की कि आज की पराधुनिक जीवन में रहने वाली उन युवतियों के लिए या युवकों के लिए ये आवश्यक होगा, जिस कारण उन्होंने यात्रा साहित्य का निर्माण किया। और इतना ही नहीं तो नए-नए आने वाले जितने भी जैसे भाषिक संप्रेषण है, जैसे व्याकरण और अभिव्यक्ति कौशल्य है, तो देखिएगा ये नए सिरे से लगने वाला ये जो पाठ्यक्रम है, जैसे व्याकरण की बात यदि अपन करते हैं, है ना? तो व्याकरण एक ऐसा ढाँचा है, मूलतः यदि व्याकरण की डेफिनिशन से आप लोग डेफिनेट हो गए हो, तो बताने में हमें बड़ी खुशी होगी कि ये आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा सवाल, लेकिन जब आपका इंट्रो लिया जाएगा जिस भी जगह पर आप लोग जाते हो, साक्षात्कार की प्रविधि जिसे हम लोग कहते हैं ना, तो उस प्रविधि को जब आप लोग एक्सेप्ट करते हो, तो उस प्रविधि में आपको व्याकरण का कुछ अंश पूछा जाता है कि बताइएगा व्याकरण किसे कहा जाता है। और ऐसे सिचुएशन में हम लोग बोल नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें व्याकरण को छोड़े तो 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा में हम लोगों ने व्याकरण पढ़ा था, अब तो व्याकरण को नहीं पढ़ रहे हैं, कैसे बता पाएंगे? लेकिन जब यूनिवर्सिटी ने ये चाहा कि अच्छा अभ्यास हो बच्चों को, छात्रों को, ताकि वह आगे चलकर कंफ्यूज न करने वाला हो, जैसे नेट और स्लेट की एग्जाम होती है, उन एग्जाम में भी आप लोग देखते होंगे कि बहुपर्यायी प्रश्न होते हैं। अब जब यदि आप पुराने बच्चों का पाठ्यक्रम देखते हो तो उसका पैटर्न बहुत ही डिफरेंट था। जैसे आप लोग गूगल क्लासरूम पर जाते हो या गूगल फॉर्म के माध्यम से एग्जाम देते हो, तो ये जो एग्जाम है ये टीचर्स लोगों के लिए थे और टीचर्स लोगों के लिए बनाई गई है ना? लेकिन आज से ही आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो। व्हाई? व्हाट इज द रीजन? आप कल आने वाला जो इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू की परीक्षा आपको आज देनी है। साक्षात्कार किसे कहा जाता है, इंटरव्यू किसे कहा जाता है, और उस इंटरव्यू में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, तो ये सारा जो मामला है, या हम कहें कि ये सारी प्रविधि जो है ये कौन तय करता है, तो ये अध्ययन मंडल तय करता है। क्लियर हुई है? तो अब यहाँ पर अध्ययन मंडल के वो भूतपूर्व सदस्य के रूप में कार्यरत रहे। दूसरा पॉइंट, कवयित्री बहनाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय जलगांव अंतर्गत अध्ययन, परीक्षा, प्रशासनिक विविध समितियों के वे अध्यक्ष तथा सदस्य के रूप में उनका व्यापक अनुभव भी रहा। देखिएगा कि उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अध्ययन क्लियर हो गया कि आप अध्ययन करना है, मतलब पढ़ाना है, पढ़ना है, परीक्षा लेनी है, परीक्षा एग्जाम सिस्टम कैसी होती है, कैसी होनी चाहिए। अब कोविड 19 की वजह से एग्जाम में बहुत ही डिफरेंट सी आ गई है। कल तक आप लोगों को कॉलेज में आना पड़ता था, हमें कॉलेज में आना पड़ता था, पढ़ाना पड़ता था, ये अध्ययन प्रणाली थी आपकी। लेकिन जैसे कोविड 19 के शिकार लोग होते चले गए, वैसे वैसे सिस्टम में बदलाव आता गया। बदलाव कुछ ऐसा हुआ कि आज हम लोग घर बैठे, बेड पर बैठे, या जिस भी सिचुएशन में हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, तो पढ़ने का तरीका हमारा चेंज हो गया। ठीक वैसे यदि हम अपनी परीक्षा की ओर दृष्टि डालते हैं, कटाक्ष डालते हैं, तो उसमें भी डिफरेंस आ गई।
जो अध्यापक या जो प्राध्यापक के रूप में कार्यरत थे, जब वो नेट और स्लेट की एग्जाम देते थे, वो एग्जाम आज हमारे एफवाई, एसवाई और टीवाई के बच्चे दे रहे हैं। देखिएगा कितना बड़ा डिस्टेंस यहाँ पर है कि जो प्रविधि अध्यापकों के लिए होती थी, अब वही प्रविधि हमारे छोटे छोटे बच्चे दे पा रहे हैं। इसका मूल रीजन यदि समझने का प्रयास करते हैं तो सिस्टम हमारी धीरे धीरे परिवर्तित हो रही है। अब हमें नहीं पता कि आपको इस सिस्टम से लाभ होगा, हानि होगी, या आज कई लोगों के, कई बच्चों के पास आज ऐसा है कि नेट इश्यू रहता है, कई बच्चों के पास बैलेंस की प्रॉब्लम होती है। लेकिन देखिएगा कि जितना महत्वपूर्ण था आपका कपड़ों का लेना, जितना महत्वपूर्ण था आपका कॉलेज का जाना, तो उतने पैसे आपके बच रहे हैं, है ना। मैं आपको याद दिला दूं कि अब वो जमाना नहीं रहा कि आपको बहुत ऊंचे कपड़े पहनने हैं और ऊंचे कपड़े पहनकर कॉलेज जाना है, नहीं। तो आपको उन कपड़ों की जगह पर आपको आपका मोबाइल खरीदना है, आपको आपका बैलेंस डलवाना है। जैसे कि बहुत अच्छे बच्चे हैं, होशियार है, जैसे कि विद्या है हमारे बीच में, लेकिन उस बच्चे का प्रॉब्लम क्या है कि वो दूसरा मोबाइल खरीद नहीं सकते। और उसके भाई का और हमारा क्रॉसिंग चलता है लेक्चर्स के रूप में, तो देखिए कितना जुड़ी है क्या आज वो बच्चे। वेरी गुड विद्या। विद्या आपके लिए बता रहे बेटा कि जिससे आप आपके परिवार वाले लोगों को समझा सकते हैं कि मम्मी, जहां पर हम 4 ड्रेस घर पर रहते हैं तो एक सूट में भी अपना काम चल जाता है। नाइटी में भी पढ़ते हैं तो कोई आपको देखने वाला है ही नहीं बंदा वहां पर, क्योंकि हम लोग कैमरे को ऑन नहीं कर पाते हैं। ओके। दूसरी महत्वपूर्ण चीज चीज ये है कि आपको आना ही नहीं है, जाना ही नहीं है, ये भी खर्च आपका आने जाने का बच जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज है कि आपका समय बचता है और उस समय में आप घर के कामों में भी अपना हिस्सा बांट लेती हो। तो ये 3 चीजें आपको आपकी मम्मी और पापा को समझानी है, ताकि आपको साल भर में लगने वाले जितने कपड़े थे, उन कपड़ों से आप अच्छा सुंदर सा एक छोटा सा मोबाइल ले सकते हो, है ना। भले ही आप सेकेंड हैंड मोबाइल ही क्यों ना ले लेते, लेकिन बेटा आपके पास मोबाइल होना, इंटरनेट होना, ये सुविधा होना नितांत आवश्यक होगा, क्योंकि सिस्टम अब चेंज हो गई है। अब अभी हमने मंगला जी से बात की कि वातावरण जलगांव का कैसे है ना। अब देखिएगा कि जैसे पता चल रहा है कि सेकेंड वेव अब आने वाली है और लग गई है। अच्छे अच्छे लोग जो है, जो डिवाइन पावर के साथ रहते, उन लोगों को भी ये शिकार होने में, अब देखिए कोई बच नहीं सकता है उस वेव से। तो सर्वसाधारण तौर पर हमें अपना खुद का केयर करना है, और इन सारी झंझटों से बचने के लिए कह नहीं सकते हैं कि अभी जो एग्जाम आपकी होगी वो मैन्युअली स्तर पर होगी, है ना। अब देखिएगा सुपरविजन भी हम लोग कर चुके हैं बेटा। उस सुपरविजन में देखिए कि बहुत ही कम बच्चे होते हैं, एकाध रेयरली जिनके पास कुछ नहीं है, ऐसे बच्चे कि मोबाइल ही अवेलेबल नहीं है, ऐसे बच्चे केवल एग्जाम देने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चे ही नहीं आते हैं। तो कहीं आपके साथ यह न हो, इसलिए हम आपसे अभी से गुजारिश करते हैं बेटा कि आप जितने कपड़ों पर खर्च करते थे, किताबों पर खर्च किया करते थे, नोटबुक पर खर्च किया करते थे, अब देखिएगा कि आपका किताबों का खर्च बच गया, क्योंकि आपको किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्टली हम लोग पीडीएफ फाइल भिजवा रहे हैं, स्क्रीन दिखा रहे हैं, सारी चीजें आपके पास मौजूद है। और आपके पास यदि पुरानी बुक्स पड़ी होगी तो उसका भी बाइंडिंग करके आप उसमें लिख सकते हो, है ना। जरूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ी और मोटी किताब या बुक ही लेनी है, ऐसा कुछ नहीं है। पुरानी पेजेस पर भी लिखे, लेकिन उसके फाइल बनाकर रखे तो भी चलेगा, लेकिन बनाना आपका उत्तरदायित्व होगा, जिम्मेदारी होगी। तो ये जो सिस्टम है, हम बताना चाहते थे, परीक्षा की बात आई, अध्ययन, परीक्षा और प्रशासकीय विविध समितियों के वो अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहे। तो ये जो सिस्टम होती है ना, उस सिस्टम में वो कार्यरत है विश्वास पाटिल जी, जिस कारण यदि कोई व्यक्ति उस सिस्टम के साथ कार्य कर रहा है तो उस सिस्टम के बारे में वो सब कुछ बता सकता है कि कल ऐसा होगा। लेकिन हम उस सिस्टम में नहीं है, है ना। हम उस सिस्टम में नहीं है, लेकिन हालात कुछ इस प्रकार से गुजर रही है
कि उस हालातों को देखने के पश्चात हम निष्कर्ष तो लगा सकते हैं, गेस तो कर सकते हैं बेटा कि नहीं, कल की एग्जाम हमने गूगल फॉर्म के जरिए ली, तो आने वाली जितनी भी एग्जाम होगी वो एग्जाम ऐसी ही होगी, ऐसी ही आपको ले देनी होगी जैसे कि आपको गूगल फॉर्म के माध्यम से आपने आपकी इंटरनल टेस्ट दी है। हो सकता है कि मैन्युअली कॉलेज स्टार्ट हो जाए, लेकिन सेकेंड वेव के प्रभाव इतना गहरा है, इतना स्ट्रांग है कि गवर्नमेंट हम लोगों को कॉलेज को खोलने के लिए सख्त मना करेगा। कहीं से भी हमें लोगों को परमिशन नहीं मिलेगी। सो कॉल्ड एग्जाम की सिस्टम आपके सम्मुख हमने रखवा दी, सारी पिक्चर आपके सम्मुख रखवा दिए। अब कैसे मनवाना है विद्या जी, आपको आपके मम्मी और पापा को ही आपके हाथों में छोड़ देते हैं। उनको कहिएगा कि मम्मी हमें ड्रेस भी नहीं चाहिए, या ड्रेस ले लिया आपने, महंगे वाले ड्रेस यदि लिए हो तो फिर कुछ नहीं कह सकते। तो ड्रेस का खर्चा बच जाएगा, आने जाने का खर्चा बच जाएगा, समय हमारा बचेगा। उस बाकी के समय में हम अपना काम बना सकते हैं और दूसरी वर्क में भी आप सम्मिलित हो सकते हैं, है ना। कुछ किसी को सिलाई आती है तो ब्लाउज सिलवा दो किसी औरत के, तो सिलाई तो अभी बढ़ गई है, तो उस हिसाब से भी आपको ढेर सारा पैसा मिलेगा और वो पैसे बचा बचा के आप काम कर सकते हो। देखिए ये अंदर की बात हमने लगा हमें कि आपको बतानी चाहिए, एग्जाम सिस्टम के बारे में बताना चाहिए, इसलिए आपसे शेयर किए। और आगे वो बढ़ते हैं हुए हम देखते हैं कि महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा पुणे विभाग के नियामक मंडल के वो सदस्य तथा नासिक विभाग के संचालक सदस्य के रूप में भी उन्होंने कार्य किया। कि राष्ट्रभाषा सभा पुणे, अब ये देखिएगा कि महाराष्ट्र राष्ट्र भाषा सभा पुणे है, वर्धा है ना, तो इन जगह पर भी वो कार्यरत, तो जहाँ का नियामक मंडल होता है, मतलब आपके नियम कानून जो होते हैं वो समझने और समझाने में वो माहिर होने वाले हमारे जो डॉक्टर विश्वास पाटिल जी हैं, वह नहीं केवल पुणे विभाग के अपितु वह नासिक विभाग के संचालक सदस्य के रूप में भी कार्यरत हैं। अब उन्होंने विशेष प्रचार प्रसार का कार्य किया। कहाँ किया? तो विगत 3 दशक से हिंदी प्रचार प्रसार कार्य में वो संलग्न रहे। 4 दशकों से शहीद स्मृति संस्थान नंदुरबार से संलग्नित रहे। विगत 2 दशकों से ग्रंथालय प्रचार आंदोलन से संबंधित रहे। 4 दशकों तक हिंदी का अध्यापन एवं 3 साल तक प्राचार्य पद पर वो आसीन रहे। इतना बड़ा कार्य कोई व्यक्ति नहीं कर सकता दशकों से, है ना, कई सालों से, तो 3 दशकों से, 4 दशकों से, 2 दशकों से, और इतना सुंदर और अविरल रूप से कार्यरत रहने वाले ये जो विद्वान है, इनके साथ हम लोग उनकी जीवनी के साथ रूबरू हो जाते, यह हमारा भी और आपका भी दोनों का सौभाग्य ही है। उन्होंने मराठी ग्रंथों का भी संपादन किया। स्वानंद साधना चरित्र ग्रंथ है, मराठी शोध ग्रंथ का निर्माण किया। पुण्यक्षेत्र प्रकाशा शहादा प्रकाशा एक क्षेत्र है, आपको पता होगा, जैसे कि ब्रह्मपुरी है, वाई है ना, या हम कहें कि आरड़ है, नासिक है, ठीक वैसे ही हमारे ही महाराष्ट्र में प्रकाशा शहादा प्रकाशा है, जो क्षेत्र के रूप में प्रचलित है, एक उसका महात्म्य जुड़ा हुआ है, और उन्होंने उसमें शोध ग्रंथ लिखवा दिया, पुण्यक्षेत्र प्रकाशा। पूज्य साने गुरुजींची कविता सुगम पूर्णवाद मानवतावाद एक प्रदक्षिणा, देखिएगा कि कैसे उन्होंने मराठी के शोध ग्रंथ का भी निर्माण किया। मराठी नियतकालिक के संपादन मंडल से वो संबंधित रहे। कासवाणी प्रगत मराठी प्रगत अध्ययन केंद्र धुलिया की त्रैमासिक पत्रिका आमची श्री वाणी के संपादक मंडल के वो सदस्य भी रहे। कुछ मराठी जीवनी ग्रंथ भी उन्होंने लिखे। पुरुषार्थ, धारतीर्थी शहीद, सामाजिक क्रांतीचे अग्रदूत, आपले साने गुरुजी, कबीरदासजी, गोस्वामी तुलसीदासजी, प्रज्ञाचक्षु सूरदासजी, संत मीराबाई, सूफी कवि जायसिंह, अवधूत मामासाहेब फडके, क्रांतिकारी संत साने गुरुजी। देखिएगा कि साने गुरुजी हैं,
मराठी के, और मामा साहेब फड़के ये मराठी के। उसके पश्चात में जो उन्होंने लिखा हुआ है कबीर दास जी पर, तुलसीदास जी पर, सूरदास जी पर, मीरा जी पर, जायसी जी पर, तो ये जो पांच हम कहे कि अग्रदूत है हिंदी साहित्य के, मूल आधार है ना। हम कहे कि इन लोगों के बिना हमारा हिंदी साहित्य जीवित नहीं रह सकता था। हिंदी साहित्य के मध्यकाल को यदि हम स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं तो इन्हीं लोगों की वजह से जानते हैं। संत जनों की धरती है भारत माता, इस धरती पर आकर दुख से दूर करना। दोस्तों, काल की कठोर ऐसी आवश्यकता रही जिस कारण कबीरदास जी का, सूरदास जी का या तुलसीदास जी का जन्म हुआ। आज भी यदि हम संत श्रेष्ठ तुलसीदास जी के श्री रामचरितमानस की चौपाइया को देखते हैं तो कई बार हमें हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व होते हुए हमने देखा है ना। यदि हमारी कोई प्रॉब्लम है, यदि हमारी कोई समस्या है और उस समस्या का नाम लेते ही हम श्री रामचरितमानस की चौपाइयों को देखते हैं और पन्ने पलटते हैं और कहते हैं कि श्री रामचरितमानस में रहने वाले श्री राम जी, आप हमारी समस्या का समाधान कर दीजिए। बस आप उन चौपाइयों को निकालिए तो आपका समाधान आपकी समस्या का आपके सामने होगा, ये निश्चित है। तो आज भी कई जगह पर हम पाते हैं कि श्री रामचरितमानस को घर में पूजा जाता है, कबीरदास जी को पूजा जाता है। संत मीराबाई तो घर कृष्ण के उपासक जो है वह उनके दिल में ही बैठती है। जैसे प्रेमाख्यान काव्य लिखने वाले कवि, इन सभी को आप अच्छी तरीके से पढ़ चुके हो हिंदी साहित्य के भक्ति काल के प्रवाह में। और जब हम लोग देखते हैं कि ये प्रवाह केवल हिंदी की धारा को प्रवाहित कर रहा था, अपितु हिंदी के ही लोग इन लोगों को पढ़े, ऐसा विश्वास पाटिल जी का मानना नहीं था। जब तक उसे आम बोलचाल के रूप में या मराठी भाषा के भी भाषिक लोग उसे न पढ़े, तब तक इन लोगों का महत्व जो है, इनकी महत्ता जो है, इनकी गहनता जो है, वह आप बोलचाल का जनमानस न समझे। जिस कारण डॉक्टर विश्वास पाटिल जी ने कबीरदास जी पर, तुलसीदास जी पर, सूरदास जी पर, मीराबाई पर और जायसी पर मराठी में लिखना स्टार्ट कर दिया। हाँ बेटा, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? क्लियर हो रहा है? कविता जी की आवाज नहीं आ रही आज? उजाला जुड़ी है क्या कविता? और वैशाली? अच्छा, आवाज क्यों नहीं दे पाते फिर? किचन में काम कर रहे हैं क्या? मोबाइल लगा दिया और अपना काम करना स्टार्ट कर दिया? ऐसा मत करो, है ना। आपको समझा दिए जा रहे, सेकेंड टेस्ट ओनली ऑन इन्हीं पर होगी, खानदेश रत्न इन्हीं पर और किसी पर नहीं करेंगे। जो बच्चे लेक्चर अटेंड कर रहे हैं ना, उन बच्चों को समझ में आ जाएगा तुरंत कि ये प्रश्न किस चीज का है, यह प्रश्न कहाँ से उठाया गया है। मराठी एकांकी नाटक काल नदीच्या किनाऱ्यावरती, माधवी आख्यान, जादूचा गालिचा, ये बालकों के लिए उन्होंने लिखा। उन्होंने कई पाठ्यग्रंथ भी लिखे। तृतीय वर्ष कला के मराठी पाठ्यग्रंथ ललित लेणी में भाव फुलांचा वळेसर शीर्षक मराठी ललित निबंध का समावेश उन्होंने कर दिया। उन्होंने कई प्रकार के व्याख्यान दिए और उन व्याख्यानों को विषय किस कैसे रहे, तो जैसे हिंदी साहित्य का भक्ति काल, संत साहित्य, सौंदर्य शास्त्र, काव्य शास्त्र तथा विविध साहित्यिक विषयों पर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के विविध महाविद्यालय, राष्ट्रीय संगोष्ठियां तथा सार्वजनिक स्थानों पर व्याख्यान उन्होंने किया। अनेक सार्वजनिक स्थानों पर गीता, रामायण, संत साहित्य, सामाजिक चिंतन, ऐतिहासिक उपलब्धियां,
तथा महात्मा गांधी जी एवं साने गुरुजी से संबंधित विषयों पर अनेक व्याख्यानों का निर्माण उनके माध्यम से किया गया। देखिए, व्यक्ति एक ही है, लेकिन उस व्यक्ति का कार्य करने का तरीका कितना डिफरेंट है। एक व्यक्ति जब अध्ययन करता है, अध्यापन करता है, वह किसी सिस्टम से जुड़ जाता है। उसके साथ साथ न केवल किसी एक व्यक्ति से संबंधित है, बल्कि वह किसी समाज संस्था से भी रिलेटेड है। इतना ही नहीं तो वह एग्जाम के सिस्टम को भी जानता है। देखिएगा, हम जैसे कहें ना कि एक बहुआयामी प्रतिभा के धनी के रूप में डॉक्टर विश्वास पाटिल जी उभर कर आते हैं। अब देखिएगा कि उन्होंने गांधी परिवार से भी संवाद किया। गोपाल कृष्ण गांधी हैं, अरुण गांधी महात्मा गांधी जी के जो पौत्र हैं, तुषार गांधी महात्मा गांधी जी के प्रपौत्र, श्री अरुण गांधी जी के सुपुत्र, नीलमबेन परीख गांधी जी के पुत्र, हरिलाल जी की पुत्री, रामीबेन की सुपुत्री, नारायण भाई देसाई गांधी जी के पुत्रवत, सचिव महादेव भाई जी की देसाई जी के सुपुत्र, ठाकुरदास बंग, डॉक्टर सुशीला नैयर, प्रभुभाई पटेल, निरंजनाबेन कलार्थी, गिरिराज किशोर, डॉक्टर करुणाकर जी, कस्तूरबा ग्राम, इंदौर। मतलब यहाँ हमें पूरा जो गांधी परिवार है, उन गांधी परिवारों से वो सुसंवादित रहे। उन्होंने उनसे वार्तालाप ही नहीं किया, बल्कि सुसंवाद उन्होंने किया। उन सुसंवादों के माध्यम से हम कहें कि इतना वह एक दूसरे के साथ कनेक्शन में रहे कि कैसे उन्होंने उनको जोड़ के रखा गांधी परिवार को। और इतना ही नहीं तो वह विशेष चिंतन के क्षेत्र से भी जुड़ गए। इतिहास, संस्कृति, दर्शन, इनका उन्होंने विशेष अध्ययन किया, उनका चिंतन किया। विशेष उपलब्धि के तौर पर यदि हम कहते हैं कि शिरीष कुमार से संबंधित चित्रपट का कथा लेखन उन्होंने किया। देखिए, शब्द कुछ हिंदी के भी और मराठी के भी मिक्सिंग में आ रहे हैं। उसे समझ लीजिएगा कि मराठी भाषी व्यक्ति और वो कार्य कितना कर रहा है। कि जैसे चित्रपट यह शब्द, तो वहां पर फिल्म का निर्माण न किया। फिल्म राइटिंग के रूप में हमने आपको बता दिया कि यदि आपको कोई सवाल पूछता है कि भैया आपने हिंदी विषय क्यों लिया, तो हिंदी लेने का अभिधार्थ आप लोगों के समझ में आना चाहिए, महत्ता आप लोगों के दिल में आनी चाहिए कि हम घर बैठे ट्रांसलेशन कर सकते हैं एक भाषा का दूसरी भाषा में। हम अनाउंसर का कार्य कर सकते हैं, हम बैंक में, रेल में कार्य कर सकते हैं, हम उत्कृष्ट टीचर बन सकते हैं, हम उत्कृष्ट प्राध्यापक बन सकते हैं। इतना ही नहीं तो हम उत्कृष्ट राइटर बन सकते हैं घर बैठे। हम अच्छे एक्टिंग करते हैं तो अच्छे एक्टर बन जाते हैं। तो ये सारी भाव भूमिका, ये सारे द्वार हमारे लिए खुले छोड़े केवल हमारी भाषा के माध्यम से। तो यहाँ पर भी उन्होंने नंदुरबार के हुतात्मा श्रीश कुमार से संबंधित जो चित्रपट है, उस चित्रपट का उन्होंने कथा लेखन किया। और उस चित्रपट का 15 अगस्त 2014 को महाराष्ट्र के सामान्य मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में उद्घाटन संपन्न भी हुआ तथा सिंगापुर एवं गोवा फिल्म फेस्टिवल में उन्हें पुरस्कार से पुरस्कृत भी हुए। केवल न तो उन्होंने फिल्म राइटिंग किया, फिल्म राइटर के रूप से वो रहे, अपितु हम कहे कि उन्हें फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार से पुरस्कृत भी वो हुए। एक राइटर, एक अध्यापक, एक कमेटी मेंबर इतना कार्य कर सकता है, इस बात का यकीन हमें तभी होगा जब हमने उनकी जीवनी को पढ़ा, जब आत्मसात किया। छोटे छोटे प्रश्न बनाने का प्रयास आप लोगों का होना चाहिए। जैसे गोवा फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कृत किस विद्वान को, किस साहित्यकार को किया गया। पहला प्रश्न आपको ऐसा आ सकता है, डॉक्टर विश्वास पाटिल जी को, डॉक्टर विश्वास पाटिल जी को किस फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कृत किया गया। ऐसे सवाल जब आपको पूछे जाए, छोटे छोटे सवाल, तो उन सभी सवालों का जवाब आप लोगों को देते बनना चाहिए।
देखिएगा कि जैसे आपकी फर्स्ट टेस्ट हो गई और फर्स्ट टेस्ट में और सेकंड टेस्ट में अंतर आएगा, तो ये जो सेकंड टेस्ट होगी आपकी, इन्हीं लोगों पर होगी, इन्हीं साहित्यकारों पर होगी। कल परसों की तासिका में हम इन सभी साहित्यकारों को कंप्लीट ही कर पाएंगे, ऐसा आश्वस्त रखते हैं। और नहीं भी हुआ और आगे की तासिकाओं में भी कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी जो सेकंड टेस्ट है वो निश्चित ही इसी पर होगी, इन्हीं साहित्यकारों पर होगी। और शायद ही आप लोग उसे पढ़ पा रहे होंगे या उसका वीडियो आप लोगों तक पहुंचा होगा। मुझे नहीं पता आप लोग उस वीडियो को देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, आई डोंट नो। हाँ, तो यहाँ पर आपका जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया है अभी। इन्हीं के संदर्भ में डॉक्टर तेजपाल चौधरी जी का हुआ, डॉक्टर शंकर पूर्ण तांबेकर जी का हुआ, डॉक्टर विश्वास पाटिल जी का हुआ। इनके संदर्भ में यदि आपको कोई सवाल होता है तो प्लीज यू डिस्कस इट, आप लोग डिस्कस करते रहिएगा, बोलते जाइए। किसी को कोई सवाल है? ये आपके पाठ्यक्रम को हम आगे ले जा रहे हैं बेटा। आप हमें बताइए कि क्या आपको आपको इन सबको पढ़ाने के पश्चात क्या आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है? क्लियर हो रहा है सब? ओके। किसी को किसी भी संदर्भ में यदि कोई परेशानी होती है तो प्लीज यू डिस्कस इट। आपको हिंदी भाषा का विकास के जो लेक्चर्स हम लोगों ने दिए, आपको समझ में आ गया है क्या? आपके कोई प्रश्न है क्या? हम्म। कोई प्रश्न नहीं है। अच्छा, आप लोग लिख रहे हो, सबकी राइटिंग हो गई? सब लोगों की राइटिंग हो गई क्या? कहाँ तक लिखे हो? पूरा हो गया मैम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सेमिनार भी देना है आपको? कब दोगे सेमिनार? बहुत दिनों से ख्वाहिश थी आप लोगों से सेमिनार लेने की। आप बताइए, जब आप बताओगे तब उस समय में हम लोग लेंगे। डॉक्टर पीताम्बर सरोदे जी का ही बाकी है। बाकी सारे विद्वान हमारे हो गए और उसके पश्चात थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में चर्चा कर चुके हैं। और एक आध दो पॉइंट जो भी बचेगा उसके संदर्भ में हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे। अभी जितना हुआ है उस पर आप लोग सेमिनार देना चाहते हो? आप जैसा कहोगे वैसा होगा। लेकिन बोलोगे तब होगा। सेमिनार देने की किसी की मानसिकता नहीं है? सेमिनार देने का फायदा आप लोगों का इतना है कि आप उस प्रश्न को, आप उस विषय को गहराई से समझते हो, है ना? केवल समझ ही नहीं पाते हो बल्कि आप दूसरों को समझा पाते हो। और जब ऐसा होता है कि हम दूसरों को समझाते हैं तो हमारी समझ बढ़ जाती है, हमारे दिल में आने वाले जितने भी प्रश्न होते हैं। क्योंकि बेटा देखिएगा कि अब तक का पैटर्न मैन्युअली था, आप लोग लिखते चले जाते थे तो आपको लिखते समय बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आने की जरूरत नहीं हुआ करती थी। लेकिन अब ज्यादा होगा क्योंकि आपकी अभी डीप स्टडी करने वाले हैं।
है ना। छोटे छोटे प्रश्न कहाँ से भी कहीं से भी उठाकर आपको डाल दें, आपको पता भी न चले कि आपको सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं। हमने आपको बताया ना कि जैसे फिल्म फेस्टिवल की बात की, हिंदी मराठी की बात कही, या डॉक्टर शंकर पूर्ण तांबेकर जी के व्यंग्य संदर्भ की जो रचना है, उन रचनाओं के संदर्भ में आपको सवाल पूछा जा सकता है। तो आपको इसका डीप नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि आपकी जो एग्जाम होगी हो सकता है कि वो मैन्युअली ना हो, क्योंकि जो सेकेंड वेव आ रही है वो तो बहुत ही स्ट्रांग है, और यदि वो स्ट्रांग रहती है, अभी भी ट्रेन बंद है, आप लोग यकीन कर लीजिएगा कि सबसे बड़ा आर्थिक नुकसान हमारा देश का कितना हो रहा है कि आज भी हमारी सभी ट्रेन लगभग बंद है, बहुत ही रेयरली लोग बाहर निकल रहे हैं। और ऐसा ही यदि बना रहा तो हमारी जो सिस्टम है एग्जाम की, वो आपकी एग्जाम की सिस्टम ऐसे ही बनी रहेगी। जैसे कि हमारी आपने गूगल टेस्ट दी गूगल फॉर्म के जरिए, तो आपको इसके संदर्भ में डीप स्टडी करनी होगी। अब डीप स्टडी करने के लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। अब जब पूरा पढ़ोगे, जब सेमिनार होगा तो ही पूरा पढ़ पाओगे, ऐसे तो घर बैठे आप पूरा नहीं पढ़ोगे। बताइए आप कब रखना है, आज के 12 बजे 1 बजे, जब भी आप बोलो समय, हम समय देने के लिए तैयार हैं। भले एक्स्ट्रा तासिका लेंगे, लेकिन आप जो समय बोलोगे, जिस हिसाब से बोलोगे, उस हिसाब से हमारा वो लेक्चर हम लोग रख सकते हैं, या रेगुलर लेक्चर में भी जैसे आप बोलो। बोलोगा बोलेगी कोई? इतने 5 लोगों में से किसी की भी आवाज नहीं निकल रही है। कोमल, मंगला जी, उजाला जी, वैशाली, विद्या, कितने लोग जुड़े हैं। ठीक है, आप लोग सेमिनार के बारे में इतना सोच में पड़ गए कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि सेमिनार देना मतलब आपके प्राणों की आहुति ले रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। आप लोग नहीं देना चाहते तो कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन देखिए आप लोग जब देते हो ना, तो फायदा केवल आप ही का है, हमारा कोई फायदा नहीं है। नुकसान आपका होगा, फायदा आपका होगा। इन सारी चीजों को आपको ही एक्सेप्ट करना होगा, चाहते हुए भी न चाहते हुए भी। आखिर आपकी मर्जी। और हम ये चाहते हैं कि आपका लास्ट ईयर है, तो लास्ट ईयर में आप लोगों को बने रहना है, ऐसे ही बने रहना है, ताकि आप लोगों का नुकसान न हो जाए, है ना। इसलिए हमारी गुजारिश थी आपसे कि आप बहुत अच्छे से बने रहे, जुड़े रहे, सेमिनार देते रहे, प्रारूप को समझते रहे, डीप स्टडी आपसे होती रहे। कोई बात नहीं, यहाँ तक आए हो तो कल की तासिका में हम डॉक्टर पीताम्बर सरोदे जी के व्यक्तित्व को पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको जुड़ना है 9:15 बजे, ठीक। आपका लेक्चर है यात्रा साहित्य का, तो उस यात्रा साहित्य के लेक्चर्स में भी आपको जुड़ना है। जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस के पॉइंट पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। किसी को कोई सवाल होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग मिलेंगे 9:15 बजे।